नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजरायली सेना ने गाजा में UNRWA के एक स्कूल के अंदर हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। दर्जनों की मौत। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने हमास से राष्ट्रपति बाइडेन के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को स्वीकार करने का किया आह्वान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की जताई प्रतिबद्धता। नेटो प्रमुख ने कहा, यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता में नहीं होनी चाहिए देरी। जर्मनी ने कहा, रूस के भीतर से होने वाले हमलों से बचने के लिए यूक्रेन कर सकता है सहयोगी देशों के हथियार का उपयोग। एनडीए की शानदार वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व भर के नेताओं का बधाई संदेश जारी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति समेत अन्य कई बड़े नेताओं ने जीत पर शुभकामनाएं दी। नीदरलैंड्स में डाले गए यूरोपीय संसद के लिए वोट। 27 सदस्य देशों में अलग अलग दिन, रविवार तक होगा मतदान। शुक्रवार को आयरलैंड और सप्ताहांत में EU के बाकी देश मतदान में लेंगे हिस्सा। पांच साल बाद यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर पर चलाई कैंची। ब्याज दर में 25 BPS की बड़ी कटौती। बेंचमार्क दर को 4% की रिकॉर्ड ऊंचाई से घटाकर किया गया 3.75%। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। गाजा में इजरायली सेना का अभियान जारी है। IDF ने कहा कि उसने मध्य गाजा में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के एक स्कूल के अंदर हमास के लोगों पर हमला किया है। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत कई अन्य देशों ने हमास से स्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का आह्वान किया है। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान जारी है। IDF ने कहा है कि उसने मध्य गाजा में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के एक स्कूल के अंदर हमास के लोगों पर हमला किया है। हालांकि हमले में आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए सावधानी बरती गई है। IDF के बयान में कहा गया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने नुसेरियत क्षेत्र में UNRWA स्कूल के अंदर स्थित हमास के परिसर पर सटीक हमला किया और कई आतंकवादियों को मार गिराया। इजरायली सेना ने कहा कि परिसर का इस्तेमाल हमास की नुखबा ब्रिगेड के सदस्यों द्वारा किया गया था, जिसे हमास की एक विशेष इकाई माना जाता है। IDF का दावा है कि मारे गए आतंकवादी इजरायली सेना पर हमले की योजना बना रहे थे। IDF ने मारे गए लोगों की संख्या नहीं बताई, लेकिन हमले में करीब 27 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने इस हमले में किसी भी आम नागरिक के मारे जाने से अनभिज्ञता जताई है। वहीं UNRW प्रमुख फिलिप लेजार्नी ने कहा है कि UNRW द्वारा संचालित स्कूल में हमले के समय करीब 6000 विस्थापितों ने शरण ले रखी थी। इस बीच इजरायली सेना ने अपने क्षेत्र में किए गए हमले के जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। IDF ने एक वीडियो जारी कर लेबनान में खियाम के पास हिजबुल्लाह की निगरानी चौकी और आयता शब गांव के पास एक सैन्य ढांचे को ध्वस्त करने की बात कही है। हिजबुल्लाह ने बुधवार को उत्तरी इजराइल में कामिकेज ड्रोन लॉन्च किया था। वहीं इजरायली सेना ने हाइफा बंदरगाह पर हमला करने की हूती के दावे को खारिज कर दिया है। इससे पहले हूती ने हाइफा बंदरगाह पर जहाज़ों के खिलाफ इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस के साथ 2 संयुक्त अभियान शुरू करने का दावा किया था।
इस बीच स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गाजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। स्पेन उन देशों में शामिल है जिसने पिछले दिनों फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया था। गाजा की स्थिति के संबंध में दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामले में स्पेन हस्तक्षेप करेगा। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत कई अन्य देशों ने हमास से स्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का आह्वान किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, बुल्गारिया, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया, स्पेन और थाईलैंड के नेताओं की ओर से भी बयान आया है। पिछले हफ्ते बाइडेन ने संघर्ष विराम का एक प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा था। 3 चरणों वाले इस प्रस्ताव में युद्ध विराम और बंधकों को रिहा करने के साथ ही गाजा के फिर से पुनर्निर्माण की वृहद योजना भी शामिल थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि इस प्रस्ताव को कतर के जरिए हमास को भेजा गया है। इस प्रस्ताव में 6 सप्ताह तक दुश्मनी को खत्म करने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ ही घायल बंधकों को रिहा करने की बात कही गई है। और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने फोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से निर्वाचित होने पर बधाई दी। भारत के लोगों के प्रति उनकी हार्दिक शुभकामनाओं और गहरे स्नेह के लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने वर्षों से भारत इजराइल संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर लोकसभा चुनाव में सफलता पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को धन्यवाद देते हुए यूक्रेन के साथ साझेदारी को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन के लोगों के हित के लिए संबंधों को और प्रगाढ़ करने और नए क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। यूक्रेन में जारी संघर्ष पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शीघ्र शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। दोनों नेता भविष्य में एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर भी सहमत हुए। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। फ्रांस के नॉर्मैंडी में डी डे लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वर्चस्व स्थापित करने के इरादे से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। वहीं नाटो महासचिव ने कहा कि सहयोगियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता में देरी नहीं होनी चाहिए। मौका था डी डे लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ का, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन, ज़ेलेंस्की, मैक्रों समेत कई अन्य बड़े नेता फ्रांस के नॉर्मैंडी में इकट्ठा हुए। द्वितीय विश्व युद्ध की भयावह यादें समेटे डी डे में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सहयोगियों को भरोसा दिलाया कि अमेरिका और नाटो कभी यूक्रेन संकट से मुंह नहीं मोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वर्चस्व स्थापित करने के इरादे से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन उन्हें गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि हम झुक जाएंगे। अमेरिका और नाटो और 50 से अधिक देशों का गठबंधन यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। अगर हमने साथ छोड़ा तो खतरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरे यूरोप के लिए खतरा होगा। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि सहयोगियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता में देरी नहीं होनी चाहिए। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन को सैन्य समर्थन के मामले में नाटो सहयोगियों से पुनर्नुमान और जवाबदेही की जरूरत है। पिछले महीनों में हमने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने में कुछ देरी देखी है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसा दोबारा न हो।
इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने एक बार फिर दोहराया है कि यूक्रेन खार्किव जैसे हमलों से खुद को बचाने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा मुहैया कराए गए हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन ऐसे हमलों से अपनी रक्षा के लिए हमारे और हमारे सहयोगियों द्वारा दिए गए हथियारों का भी उपयोग कर सकता है। हथियारों के उपयोग के मसले पर एक बार फिर पलटवार करते हुए क्रेमलिन ने कहा है कि रूस पर सीधे हमला करने के लिए यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने वाले पश्चिमी देशों को निश्चित रूप से परिणाम भुगतने होंगे। इससे स्पष्ट पता चलता है कि हम पर जो हथियार दागे जाएंगे उनकी आपूर्ति बिना परिणाम के नहीं रह सकती और ये परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के पश्चिमी हथियार के साथ रूस में अंदर तक हमला करने की छूट दी जाती है तो रूस अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की मारक दूरी के अंदर मिसाइलों को तैनात कर सकता है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों का यह मानना गलत है कि रूस कभी परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। हमारे पास एक परमाणु सिद्धांत है। किसी के कार्यों से हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा होता है तो हम अपने लिए उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करना संभव मानते हैं। उधर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस के रोस्तोव क्षेत्र की एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई। हालांकि बाद में इस पर काबू पा लिया गया। इस बीच रूस की सरकारी जल विद्युत उत्पादन कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसने जून 2023 में रूस द्वारा खकुआ बांध और बिजली स्टेशन के विनाश के लिए मुआवजे की मांग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की शुरुआत की है। कंपनी ने 2.5 अरब यूरो के नुकसान का अनुमान लगाया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रांस के नॉर्मैंडी में द्वितीय विश्व युद्ध के डी डे लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। डी डे नाजी जर्मनी से फ्रांस और यूरोप की मुक्ति को चिन्हित करता है। डी डे की 80वीं वर्षगांठ पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। डी डे समारोह में लगभग 200 पूर्व सैनिक उपस्थित थे। ये सैन्य अभियान 6 जून 1944 को हुआ था। नाजी जर्मनी से फ्रांस और यूरोप की मुक्ति की शुरुआत को चिन्हित करने वाले प्रमुख समुद्री और हवाई ऑपरेशन डी डे लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ फ्रांस के नॉर्मंडी में मनाई जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्मंडी लैंडिंग के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फ्रांस में स्मरणोत्सव को बेहद खास ढंग से मनाया गया। इस दौरान नॉर्मंडी के कई समुद्र तटों पर 1944 में हुए ऐतिहासिक लैंडिंग का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के क्रम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मित्र देश की सेनाओं के उतरने के 2 स्थलों ओमाहा और यूटा समुद्र तट पर मृत सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान विश्व भर से गणमान्य अतिथि और पूर्व सैनिक शामिल हुए। मुख्य समारोह गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और ब्रिटेन के राजा और रानी सहित विश्व नेता और राजघराने शामिल हुए। डी डे लैंडिंग के समारोह में सैनिकों ने अपने सैनिक वाहनों के साथ एक विशेष प्रदर्शन भी किया। सैनिकों की याद में एक कार्यक्रम के दौरान परंपरागत तौर पर कबूतरों को उड़ाया गया, जिन्हें युद्ध के समय में धुरी और मित्र राष्ट्रों द्वारा संदेश वाहक के रूप में उपयोग किया जाता था। मुख्य समारोह से पहले बुधवार को ब्रिटेन की राजकुमारी एनी ने फ्रांस के बायक्स में एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां 80 साल पहले इसी सप्ताह मित्र देशों की सेनाओं ने नाजी जर्मनी की सेनाओं को खदेड़कर फ्रांस को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। साहस और एकजुटता की कहानियां जो हमने आज और अपने पूरे जीवन में सुनी हैं, हमें उस महान युद्धकालीन पीढ़ी के प्रति हमारे कर्तव्य की याद दिलाने में विफल नहीं हो सकती है। यूक्रेन में यूरोप की सीमाओं पर युद्ध छिड़ने के साथ इस वर्ष स्मरणोत्सव की विशेष गूंज है। नॉर्मंडी लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लगभग 200 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया, जिनमें अधिकांश अमेरिका और ब्रिटेन से हैं। इनमें से ज्यादातर सैनिकों की उम्र 100 के करीब है। 1944 में नॉर्मंडी में हुए विशाल जलथल अभियान में योगदान देने वाले दिग्गजों, सैनिकों और फ्रांसीसी सेवा सदस्यों की याद में हर वर्ष इसी तरह ये दिन मनाया जाता है।
डी डे वो सैन्य अभियान है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे की नींव रखी थी। नॉर्मंडी अवतरण उस सैन्य ऑपरेशन का नाम है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 जून 1944 को मित्र सेना के 1,60,000 सैनिकों ने नाजी कब्जे वाली उत्तरी फ्रांस के नॉर्मंडी पर धावा बोला था। दूसरे विश्व युद्ध के लिए ये एक निर्णायक समय था। डी डे पर कुल 4,414 सैनिक मारे गए और 5,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। मारे गए सैनिकों में से 2,501 जवान अमेरिका के थे। फ्रांस में इस दिन को मनाने और दिग्गजों को धन्यवाद देने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाते हैं और उन्हें नमन किया जाता है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। यूरोपीय संसद के लिए 4 दिनों तक चलने वाली वोटिंग शुरू हो गई है। नीदरलैंड्स में गुरुवार को जहां वोटिंग हुई, वहीं आयरलैंड और चेक गणराज्य में शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। माल्टा, स्लोवाकिया और लातविया में शनिवार को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि ईयू संसद की 720 सीटें 450 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यूरोपीय संसद के लिए 4 दिनों तक चलने वाली वोटिंग शुरू हो गई है। नीदरलैंड में गुरुवार को मतदान हुआ, जबकि आयरलैंड और चेक गणराज्य में शुक्रवार को और माल्टा और स्लोवाकिया, लातविया में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। वहीं ईयू के शेष अन्य देशों में रविवार को मतदान होगा। नीदरलैंड्स के ईयू के चुनाव में घरेलू मुद्दे अधिक हावी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गीट वाइल्डर्स की धुर दक्षिणपंथी फार फ्रीडम पार्टी की शानदार जीत के 6 महीने बाद चुनाव हो रहा है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वाइल्डर्स अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए संघ के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। उनकी पार्टी को करीब 8 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में वाइल्डर्स की पार्टी ईयू के संसद में खाता नहीं खोल पाई थी। ये परिणाम पर निर्भर करेगा कि क्या हम अपनी आव्रजन नीति को सख्त कर पाएंगे। यूरोपीय संसद में एक बड़ा समूह बनाना हमें यूरोपीय नियमों को बदलने की शक्ति देता है ताकि हम इसे अपने देश में मजबूती से लागू कर सकें। ईयू की संसद में 720 सीटें हैं। ये 450 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका 1 ट्रिलियन यूरो का बजट है। राजकोषीय नियम और कानून, जलवायु परिवर्तन समेत दूसरों मुद्दों पर ईयू की संसद सदस्य देशों की सरकार के साथ फैसला लेती है। वर्ष 2019 में पिछले यूरोपीय चुनाव के बाद से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद क्षेत्र के मुहाने पर युद्ध छिड़ गया है। यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए बेताब है। हमें ऊर्जा परिवर्तन, आर्थिक संरचना में बदलाव की जरूरत है। यूक्रेन में जंग अभी भी जारी है। हमें खुद को बचाने के लिए यूरोपीय देशों के बीच सहयोग की बहुत जरूरत है। नई संसद का कार्यकाल 2029 में समाप्त होगा। ये यूरोपीय संघ के अगले 7 साल के बजट पर फैसला करेगा, जो 2028 से लागू होना चाहिए। इस दौरान यूक्रेन, मोल्दोवा और पश्चिमी बल्कान के कई देश संघ में शामिल होना चाहते हैं। ये मुद्दे भी नई संसद के लिए एक चुनौती होगा। अगर इन देशों को संघ में शामिल होना है तो यूरोपीय संघ की सरकारों और संसद को यूरोपीय संघ में जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अपनी कृषि सब्सिडी और धन सहित ब्लॉक के संचालन के आंतरिक परिवर्तनों पर सहमत होने की आवश्यकता होगी। संघ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मतदान में सहसम्मति के नियमों को भी बदलने की आवश्यकता हो सकती है। संस्थापक सदस्य नीदरलैंड लंबे समय से यूरोपीय संघ की नीतियों के समर्थन में अडिग रहा है। हालांकि एक शोध से पता चलता है कि डच लोगों में यूरोपीय संघ के प्रति असंतोष भी है। इनमें कहा गया है कि अधिकतर का मानना है कि नीदरलैंड को ईयू में रहना चाहिए। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि इसे और अधिक आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैं निराशावादी नहीं हूँ। हालांकि मैं इन चरम दक्षिणपंथी आंदोलनों के बारे में चिंतित हूँ, क्योंकि ये लोक लुभावन आंदोलन है। चुनाव के बाद यूरोपीय संघ के सदस्य 16 से 19 जुलाई तक पहले पूर्ण सत्र में अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। फिर संभवतः सितंबर में वे सदस्य राष्ट्रों द्वारा रखे गए प्रस्ताव के बाद यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष को नामित करेंगे। 2019 में वान डेर लेन बहुत कम अंतर से जीतकर संस्था का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थीं। अगली खबर की ओर चलते हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी ने ब्याज दर में 25 बीपीएस की बड़ी कटौती की है। ईसीबी ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में बैंक परिषद की बैठक में अपनी बेंचमार्क दर को 4% की रिकॉर्ड ऊंचाई से घटाकर 3.75% कर दिया। बता दें कि साल 2019 के बाद पहली बार ईसीबी ने ब्याज दर पर कैंची चलाई है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड से पहले ब्याज दरों में कटौती की है। हालांकि सेंट्रल बैंक को महंगाई के मोर्चे पर अभी राहत नहीं मिली है।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अनिश्चितता बरकरार है। हालांकि चुनाव के बाद सत्तारूढ़ दल ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने सरकार गठन के प्रयास तेज कर दिए हैं। पार्टी गठबंधन के लिए दूसरे दलों से बात कर रही है। सरकार बनाने के लिए 16 जून की समय सीमा है। ऐसे में ANC के ऊपर तत्काल गठबंधन को फाइनल करने का दबाव है। आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अनिश्चितता बरकरार है। हालांकि चुनाव के करीब एक हफ्ते के बाद सत्तारूढ़ दल ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने सरकार गठन के प्रयास तेज कर दिए हैं। पार्टी ने गुरुवार को संभावित साझेदारों पर सहमति बनाने की कोशिश के लिए गुरुवार को बातचीत शुरू की। ANC 1994 से ही सत्ता में है, लेकिन इस बार जनता ने उसे सबक सिखाते हुए बहुमत से दूर कर दिया है। हालांकि ANC अब भी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। पार्टी ने बुधवार को संकेत दिया कि वो विभिन्न दलों के साथ राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने की कोशिश करेगी। 400 सदस्यीय संसद में ANC ने 159 सीटें हासिल की हैं। दक्षिण अफ्रीका कमजोर आर्थिक विकास, उच्च स्तर की गरीबी और बेरोजगारी, गंभीर बिजली संकट और भ्रष्टाचार की विकट समस्या से जूझ रहा है। नई संसद में व्यापार समर्थक माने जाने वाला डेमोक्रेटिक अलायंस DA की 87, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की MK पार्टी की 58, वहीं कट्टर वामपंथी इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स की 39 सीटें हैं। चुनाव के बाद परिणाम घोषित होने के बाद संसद को 2 सप्ताह के भीतर बुलाना होगा। इसके पहले कार्यों में से एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये समय सीमा 16 जून है, लिहाजा ANC पर जल्द किसी समझौते पर पहुंचने का दबाव है। ऐसी स्थिति में सरकार गठन के 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला ये कि एक गठबंधन सरकार बने। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि नीतिगत रियायतों के बदले
कई दल एएनसी को बाहर से समर्थन दें या फिर राष्ट्रीय एकता की सरकार का गठन किया जाए। हम खुद को एक विकल्प में बंद करने के दृष्टिकोण से चर्चा नहीं कर रहे हैं और हम सभी विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक अलायंस ने बुधवार को संकेत दिया था कि वो किसी ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं होगा जिसमें एमके या ईएफएफ भी शामिल हो। डीए के साथ किसी भी समझौते का वित्तीय बाजारों द्वारा स्वागत किया जा सकता है। हालांकि ये कदम एएनसी समर्थकों के बीच काफी अलोकप्रिय भी हो सकता है। सरकार गठन को लेकर डीए के साथ चल रही बैठक के दौरान होटल के बाहर एएनसी के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मैं सोच रहा हूं कि इस बारे में संसद के एएनसी के साथ कौन होगा, इसलिए मैं बस इसके बारे में चिंतित हूं, लेकिन उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में नहीं। दूसरी तरफ ईएफएफ या एमके माइंस के राष्ट्रीयकरण और मुआवजे के बिना जमीन जब्त करने की वकालत करती हैं। इन दोनों पार्टियों के साथ समझौते से एएनसी के कई कार्यकर्ताओं में खुशी तो हो सकती है, लेकिन निवेशकों में भारी बेचैनी देखने को मिल सकती है। ईएफएफ और एमके दोनों के नेता कभी एएनसी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा नेतृत्व के साथ मतभेद के कारण पार्टी से अलग होना पड़ा। जुमा खुलकर राष्ट्रपति रामफोसा का विरोध करते रहे हैं। चुनाव के बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वे रामफोसा के साथ काम नहीं करेंगे। बुधवार को एएनसी ने कहा था कि वो ऐसे किसी भी दल के साथ बात नहीं करेंगे जो गठबंधन सरकार में शामिल होने के लिए रामफोसा के इस्तीफे की मांग करेगा। भ्रष्टाचार के कई मामलों में नाम आने के बाद जुमा को 2018 में राष्ट्रपति पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। भ्रष्टाचार की जांच में भाग लेने से इनकार करने के बाद उन्हें अदालत की अवमानना के चलते जेल जाना पड़ा था। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।